और प्रदेश सरकार ने आज सवेरे 5 से 24 मई तक के लिए सख्त लॉकडाउन लगा दिया। टोटल लॉकडाउन के दौरान गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने बस स्टैंड पर पसरे सन्नाटे का जायजा लिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज सुबह 5 बजे से 24 तारीख तक के लिए सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस सख्त लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के द्वारा कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का पूरी तरह से बंद हो जाना, 31 मई तक के लिए सार्वजनिक विवाह समारोह के स्थगन के आदेश भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत अनावश्यक घूम रहे लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी किया जा रहा है। इस समय हम श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो पूरा का पूरा बस स्टैंड इस समय सन्नाटे की आगोश में डूबा हुआ है। हालांकि ये सन्नाटा आम दिनों में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोरोना काल में ये सन्नाटा अच्छा लगता है, सुकून दे रहा है। हो सकता है कि शायद इसी सन्नाटे की वजह से हम वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ सकें। श्री गंगानगर जिले में श्री गंगानगर आगार और अनूपगढ़ आगार की सैकड़ों बसों को ऑफ रोड कर दिया गया है। आज से कोई भी बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पूरी तरह से संचालित नहीं की जा रही है, सभी को ऑफ रोड कर दिया गया है। ये आप इस समय श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड का नज़ारा देख रहे हैं। पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। हम यदि बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो न केवल रोडवेज बल्कि निजी ट्रेवल्स, लोक परिवहन, बस, जीप, यहाँ तक कि निजी वाहनों की भी आवाजाही पर पूरी तरह से आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों की जो आवाजाही है, मूवमेंट है, उसको रोका जाए, ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को जल्द से जल्द ब्रेक किया जा सके। न्यूज़ 18 अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील करता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें, ताकि हम जल्द से जल्द वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ सकें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। सवाई माधोपुर जिले में भी शुरू हुए लॉकडाउन के चलते सभी रोडवेज बसों के पहिए पूरी तरह से थम गए। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने रफ्तार पर लगी ब्रेक का जायजा लिया। संक्रमण में बेहद व्यापकता के साथ अपने पैर पसारता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में भी रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमण रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा आज से लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया गया है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से अब आवागमन के साधनों पर भी पूरी तरह से इसका असर पड़ा है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आप देख सकते हैं, हम इस वक्त जिला मुख्यालय के रोडवेज डिपो पर खड़े हुए हैं, जहां पर रोडवेज के पहिए भी पूरी तरह से थम गए हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार रोडवेज पर भी इसका पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब एक जिले से दूसरे जिले के लिए अथवा किसी भी मार्ग पर रोडवेज का संचालन फिलहाल नहीं होगा, ताकि कोरोना संक्रमण को भी रोका जा सके, लोगों की आवाजाही को रोका जा सके। सवाई माधोपुर रोडवेज डिपो से 45 बसें राजस्थान के विभिन्न जिलों के लिए संचालित होती है, लेकिन अब लॉकडाउन के चलते तथा रोडवेज डिपो पर पूर्णतया बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के चलते अब कहीं पर भी बसों का संचालन नहीं होगा। इस वक्त सवाई माधोपुर रोडवेज डिपो पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है और आगामी 24 तारीख तक यही आलम रहेगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। टोटल लॉकडाउन संक्रमण की चेन तोड़ने की दिशा में बढ़ाया गया कारगर कदम है। सीकर में पहले दिन ही लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हमारी टीम ने मौके से जायजा लिया। प्रदेश भर में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो चुका है और कोरोना वायरस की संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अब लोगों को घरों में ही रहने के लिए पाबंद किया गया है। पिछले कुछ दिन से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा था, वीकेंड कर्फ्यू चल रहा था, और लेकिन उसके बाद भी लोग जो है वो घरों में नहीं रुक रहे थे, लगातार बाहर निकल रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा जो है वो बाजारों में पसरा हुआ है। बहुत ही कम लोग हैं जो आज अपनी गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं। इस समय किराना की दुकान खुली है, दूध की दुकानें खुली हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत कम लोग गाड़ियों से बाहर आ रहे हैं। लोगों ने जो है वो सरकार की गाइडलाइन के आधार पर घरों में रहना या फिर पैदल जाना, क्योंकि ये नियमों में ये कहा गया है कि अगर किसी को राशन या दूध लाना है तो अपने नज़दीकी दुकान से पैदल जाकर के ला सकता है।
लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, बाकी बहुत कम लोग निकल रहे हैं। लेकिन पुलिस जो बाहर निकल रहे हैं उनको भी लगातार रोक रही है, उनको टोक रही है। पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल सुबह सुबह पहला दिन है, इसलिए समझाइश की जा रही है। इसके बाद भी अगर लोग नहीं मानेंगे तो उसके बाद गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, सीज किया जाएगा। हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है पब्लिक का? आज काफ़ी फर्क है, लोग आवाजाही कम हुई है और जो भी आ रहे हैं सामान ले रहे हैं इमरजेंसी, उनको पैदल के लिए हिदायत की जा रही है और पैदल के लिए कहा जा रहा है। पैदल ही आ रहे हैं, ज़्यादातर समझदार आदमी हैं वो तो, बाकी जो नहीं आ रहे उनको समझाइश की जा रही है कि कोई भी सामान लेना इमरजेंसी में नज़दीक दुकान से लेवें और पैदल ही आए, कोई साधन लेके नहीं आए। मतलब जो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा था और आज से कंप्लीट लॉकडाउन है, साफ असर देखने को मिल रहा है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल असर है। और पुलिस अभी फिलहाल समझाइश कर रही है, लेकिन इसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो सख्ती बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्वारंटाइन किया जाएगा, साधनों को बंद किया जाएगा। जो भी नहीं मानेंगे उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह से पुलिस का कहना है कि आज जो कंप्लीट लॉकडाउन है इसका पहला दिन है, इसलिए फिलहाल सुबह सुबह समझाइश से काम चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो वही सख्ती की जाएगी। इसलिए एक बार फिर से हम भी आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि अब कंप्लीट लॉकडाउन लागू हो चुका है। बाज़ारों में जो ज़रूरी सेवाएं हैं इनके अलावा कुछ खुला नहीं है, इसलिए घर पर रहें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और जो कोरोना वायरस के संक्रमण की जो चैन है इसको तोड़ने में सहयोग करें। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। और प्रदेश में आज से सख्त लॉकडाउन लागू हो गया, जिसके तहत कई सारी पाबंदियों को लागू किया गया। सरकार ने 24 मई तक रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से बंद करते हुए लोगों की आवाजाही को रोकने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही हरिद्वार के लिए स्पेशल बस सेवा जारी रहेगी, जिसके लिए यात्री को ई मित्र के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद रोडवेज प्रशासन की ओर से उन्हें यात्रा के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके अलावा सभी तरह की रोडवेज सेवाएं 24 मई तक बंद रहेंगी। संवाददाता अभिजीत दवे ने अजमेर रोडवेज बस स्टैंड का जायजा लिया। बढ़ते मामलों के बीच में राजस्थान सरकार ने आज से प्रदेश में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसके चलते पाबंदियों को और बढ़ा दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ी पाबंदी है कि 31 मई तक शादी समारोह टाल दिए गए हैं। इसके अलावा रोडवेज की बसों को भी बंद कर दिया गया है। हम इस वक्त अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्के दुक्के रोडवेज के ही कार्मिक यहाँ पर मौजूद हैं या फिर जो सफाई कर्मचारी है जिन जो इस दौर में सबसे ज़्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक भी बस यहाँ पर नहीं खड़ी है, सारी बसों को जो है डिपो पे खड़ा कर दिया गया है। सबसे बड़ा जो कोरोना संक्रमण का कारण था माना जा रहा था वो ये था कि यहाँ पर जो परिवहन हो रहा था लोगों का एक जगह से दूसरी जगहों पर, उसके कारण यहाँ पर कई सारी समस्याएं आ रही थी। इस रोडवेज बस स्टैंड के तमाम जो 4 गेट हैं उन 4 गेटों को बंद कर दिया गया है। किसी तरह का आवागमन यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। तमाम बसों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है 24 मई तक। यहाँ तक कि जो कैंटीन है वो तमाम चीज़ें बंद हैं। जहाँ तक हरिद्वार की बस की सेवा है उसके लिए एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिसके लिए हम यहाँ जो रोडवेज बस स्टैंड के ड्यूटी ऑफिसर है रोमेश यादव, उनसे हम बातचीत करते हैं किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था रही। रोमेश जी, ये बताइए कि बसें सारी बंद हो गई हैं, लेकिन हरिद्वार के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें यात्री के ज़्यादा चाहे तो क्या रहेगा? उसके लिए सर्वप्रथम तो उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मोक्ष कलश पे जाकर के, और फिर व्यवस्था रहेगी जो उनके नंबर रजिस्टर्ड नंबर होंगे उससे उनका संपर्क साधा जाएगा 2 दिन पहले उनसे कि भाई आप लोगों की व्यवस्था किस प्रकार से जाने की, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनको बाहर के हिसाब से उनको जाना पड़ता है। तो उनकी सुविधा को देखते हुए उनसे पहले संपर्क करेंगे कि भाई आपकी व्यवस्था बताइए। उनको फिर यहाँ पे बस स्टैंड पर आना पड़ेगा, उनको अपना आधार कार्ड लेकर के और कलश जो है उनको लेकर के जाएंगे। इस कोरोना काल में कई लोग जो है वो मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, तो उनकी जो कलश है उसको हरिद्वार गंगा में प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान सरकार ने हरिद्वार के लिए एक निःशुल्क अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी से मरीजों की सांसों पर संकट है, लेकिन भरतपुर के सरकारी अस्पताल और एक निजी अस्पताल के गठजोड़ से सांसों का सौदा हुआ। जी हां, वेंटिलेटर से काली कमाई की चौंकाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी वेंटिलेटर्स, निजी अस्पताल की कमाई। निजी अस्पताल को दिए गए 2000 के दर से 10 सरकारी वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर से निजी अस्पताल को रोजाना 4 लाख तक कमाई। वेंटिलेटर से काली कमाई का खेल। इस निजी अस्पताल में सरकारी वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल कर काली कमाई करने का मामला सामने आया है। इस पर सियासत गर्म हो गई है, प्रशासन सवालों के घेरे में। जी हां,
भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के 10 वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल न सिर्फ जिंदल अस्पताल में हो रहा है, बल्कि उस वेंटिलेटर से जिंदल अस्पताल में रोजाना मरीजों से 4 लाख तक की वसूली करने का आरोप है। आरबीएम अस्पताल को केयर फंड से वेंटिलेटर्स भेजे गए, लेकिन 10 सरकारी वेंटिलेटर्स को प्रति 2000 की दर से जिंदल अस्पताल को दे दिए गए। अब जिंदल अस्पताल में सरकारी वेंटिलेटर से रोजाना मरीजों से 4 लाख तक वसूली करने का आरोप है। उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि आरबीएम अस्पताल में वेंटिलेटर्स कमी से कई मरीजों की सांसों पर संकट है। बावजूद इसके निजी अस्पताल को सरकारी वेंटिलेटर्स दे दिए गए। अब इसको लेकर कलेक्टर और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी की दलील भी सुन लीजिए। 40 वेंटिलेटर्स प्राप्त हुए थे पीएम केयर फंड से, क्योंकि हमारे पास अभी अतिरिक्त वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल करने के लिए पॉइंट्स भी नहीं थे, और दूसरा एक ऑक्सीजन का भी क्रंच है, क्योंकि वेंटिलेटर्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है। और थर्डली, वेंटिलेटर यूज़ करने के हिसाब से जो मैन पावर होनी चाहिए स्टाफ और डॉक्टर्स की, उस अनुपात में हमारे पास नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कुछ वेंटिलेटर्स हमारे पास स्पेयर में पड़े हुए थे, और जब ये डिस्कशन आया निकल करके तो एक जनहित को ध्यान में रखते हुए कि और मरीजों का भी उपचार हो जाएगा अगर वो प्राइवेट में करवाना चाहते हैं, तो इस वजह से ये डिसीजन लिया गया कि एक 2000 का नॉमिनल चार्ज रखते हुए वेंटिलेटर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिए जाएंगे। 20 वेंटिलेटर हमने कोविड आईसीयू वार्ड के लिए रख रखे हैं, और ऑक्सीजन पॉइंट्स, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्लस मेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी के अनुसार हमारे 20 वेंटिलेटर्स लगभग हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, वो बंद पड़े हुए थे। और क्योंकि वेंटिलेटर की मांग रहती है, तो क्योंकि उनका उपयोग मेडिकल कॉलेज और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आरबीएम में नहीं हो पा रहा था, तो हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वेंटिलेटर हमारा लेना चाहे तो ऑन कॉस्ट ले सकते हैं। प्रशासन भले ही सरकारी वेंटिलेटर्स के बेकार पड़े होने की सफाई दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में सांसद रंजीता कोली ने कमेटी गठित कर जांच की मांग की है। जो कोई पीएम केयर फंड से 40 वेंटिलेटर आए थे, और मैंने भी अस्पताल प्रशासन से पूरी तरीके से पूछा था कि ये वेंटिलेटर कहाँ लगे हुए हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं था, वो छुपाते रहे। और जो कि जिंदल हॉस्पिटल है हमेशा विवादों में रहा है, और उसको ये वेंटिलेटर 10 दिए जा रहे हैं, जबकि कलेक्टर का कहना है वो कंडम थे, लेकिन वो पीएम केयर फंड से आए थे, वो बिल्कुल सही थे। 35 और 40 हज़ार रुपये का पैकेज बना कर के ले रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जबकि हमारे भरतपुर ज़िले में 2 मंत्री होने के बावजूद इस तरीके का काम हो रहा है, तो मैं राज्य सरकार से मांग करती हूँ कि प्रशासन के खिलाफ और इन मंत्री मतलब जो भी है सभी इसमें मिली भगत हो रही है, उन सबके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाए और जांच बैठाई जाए। अगर जरूरत पड़े तो मैं केंद्र से भी इसकी मांग करूंगी। निजी अस्पताल को सरकारी वेंटिलेटर्स देने को लेकर प्रशासन सवालों के घेरे में है। बड़ा सवाल ये है कि सरकारी वेंटिलेटर्स सिर्फ एक निजी अस्पताल को क्यों दिया गया, बेकार पड़े वेंटिलेटर्स को किसी सरकारी अस्पताल को क्यों नहीं दिया गया। कई सवाल हैं जिसका जवाब प्रशासन के पास नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। समाज के रहबरों को जब अफसरों के सामने हाथ जोड़ने पड़ जाए, आमरण अनशन की चेतावनी देनी पड़ जाए, तो हालात की नजाकत को समझा जा सकता है। चूरू कलेक्ट्रेट में भी ऐसा ही हुआ। कहर बरकरार, सिस्टम लाचार, जिम्मेदारों से राठौड़ का सवाल, बीमार व्यवस्था का इलाज कब? व्यवस्था को नहीं सुधरी तो मैं यहाँ इस कलेक्टर साहब के दफ्तर में इस जगह पर आमरण अनशन में बैठा हूँ, और ये चाहे इसको स्टंट मान लेना, चाहे इसको दर्द मान लेना, और मेरा बैठने का मतलब है पूरे राजस्थान के अंदर ये सारी खबरें जाना, फिर लोग हमें मेरे पर आरोप लगाए कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, और मैं यहाँ दुखी होकर बैठूंगा। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। या तो बीमार चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करो या आमरण अनशन के लिए तैयार रहो। व्यवस्था को नहीं सुधरी तो मैं यहाँ इस कलेक्टर साहब के दफ्तर में इस जगह पर आमरण अनशन में बैठा हूँ, और ये चाहे इसको स्टंट मान लेना, चाहे इसको दर्द मान लेना, और मेरा बैठने का मतलब है पूरे राजस्थान के अंदर ये सारी खबरें जाना, फिर लोग हमें मेरे पर आरोप लगाए कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, और मैं यहाँ दुखी होकर बैठूंगा। चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल की अव्यवस्था
मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है, उन्हें अकाल मृत्यु के मुंह में धकेल रही है, जिससे जिले की चौतरफा आलोचना हो रही है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कलेक्ट्रेट में जिले की दशा सुधारने वाले और जयपुर से आए 2 अफसर बैठे और समस्या के समाधान की कोशिश शुरू की। सुधार की मांग को लेकर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौर चिकित्सा अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते नजर आए। भगवान के लिए व्यवस्थाओं से नाराज राठौर ने एक बार की तो आमरण अनशन की चेतावनी तक दे डाली। इसके बाद चिकित्सा महकमे के अधिकारी राठौर से व्यवस्थाओं में सुधार की बात को लेकर एक दूसरे की शिकायत करते नजर आए, जिस पर राठौर ने अपनी बेबसी जाहिर की। बालचंद बलान मरा तो मरा ही मरा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता रहा, इसकी सीटी स्कोर ये बैठा है, बैठा मरा। वो मंजू देवी मरी तो मरी, मैं आपको कहता रहा ले लो अंदर, ले लो भगवान के ले लो, उसका सीटी मरी। ऐसा थोड़ी होता है यार। चूरू में ओपीडी टाइम में डॉक्टर घर पर मरीज देख रहे हैं। ऐसे में कोविड डेडिकेटेड राजकीय भरतिया अस्पताल में अभी तक कोरोना ओपीडी तक शुरू नहीं हो पाई है। और तो और इमरजेंसी में एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है। बहरहाल बैठक के बाद राठौर और कलेक्टर काफी आश्वस्त नजर आए। कोरोना ओपीडी भी निश्चित तौर पर चलेगी, कोरोना बेड कैपेसिटी भी बढ़ेगी और पेरिफेरी के अंदर जो भी हॉस्पिटल है उनके अंदर भी बेड बढ़ेगी। अभी देखिए निर्णय चल रहा है, उसमें जो भी होगा अभी बैठ के उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। भरतिया अस्पताल में पहले जैसे हमने एक गार्डन में कोरोना ओपीडी चलाई थी, उसी तरीके से कोरोना ओपीडी चलाई जाए ताकि लोगों को राहत दी जा सके। दूसरी बात, जो इमरजेंसी में एक बेड में 2 हो रहे हैं मरीज, उनको कैसे कम किया जा सकता, कोई हॉल में कन्वर्ट करके या जगह बदल के या टेंट के माध्यम से, इस पर विचार किया जाएगा। 1-2 दिन में वो भी दुरुस्त किया जाए। उम्मीद कीजिए कि बैठक से निकला फैसला जल्द से जल्द लागू हो, जिससे मरीजों की उखड़ती सांसों को रोका जा सके, उन्हें जीवन की संजीवनी दी जा सके। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क